व्यूअर्स, आंध्र प्रदेश का डेटा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। पहला डेटा, एग्जिट पोल का पहला डेटा आंध्र प्रदेश से, जहां पर एनडीए को 19 से 23 सीटें आ सकती हैं। 25 में से 19 से लेकर 23 सीटें एनडीए को मिल सकती है। मतलब बीजेपी प्लस टीडीपी प्लस पवन कल्याण की पार्टी। भावेश, आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश में 2-3 सीट छोड़ के एक भी सीट ऐसा नहीं है जो वाईएसआरसीपी के लिए सेफ हो। हर सीट पे, इवन बीजेपी 4 से 6 सीटों में हर सीट पे लीड करे। आरकू एक ऐसा सीट है जो टफ फाइट है। आप इमेजिन कीजिए, राजमपेट, तिरुपति, जो उनके गढ़ की सीट है, वहां भी बीजेपी लीड करी है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे क्लीन स्वीप वेव है। संभव है कि बीजेपी और इनके अलायंस जाके वहां पे 24। और आप ब्रेकअप पूछ रहे थे, बीजेपी को अपने दम पर 4 से 6 सीटें दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। भावेश, 4 से 6 सीटें बीजेपी को अपनी दे रहे हैं। देवेंद्र, 3 से 4 मैं मानता हूं कि 3 से 4 सीटें बीजेपी की आएगी। लेकिन इसमें एक चीज सौरभ ध्यान देना होगा कि जैसा कि राहुल जी कह रहे थे, हकीकत वही है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत रही है, वो टीडीपी के कंधे पे सवारी करके जीत रही है, क्योंकि बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ता नहीं थे। बीजेपी का कमाल ये रहा कि बीजेपी ने इस आंध्र प्रदेश में चुनाव को कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर तरीके से किया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी बूथ लेवल तक, ऊपर से आंध्र प्रदेश, आप बता रहे हैं भावेश, आंध्र प्रदेश एनडीए स्वीप कर रहा है। ये स्वीप ही है ना? बिल्कुल स्वीप है। और सही समय पे कैसे साथी चुना जाए, अलायंस चुना जाए, ये बीजेपी और सही पार्टनर चुनने के लिए मतलब सक्सेसफुल मैरिज का एक राज यहाँ पे खुल रहा है। दूसरी बात है, देखिए, आंध्र प्रदेश में मैं बहुत वहां आता जाता रहता हूँ। आंध्र प्रदेश में लगभग 2-3% के आसपास ही आबादी है जिस कम्युनिटी से वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष आते हैं। लेकिन आप देखेंगे वहां पे हर इंस्टीट्यूशन में, हर जगह उन्होंने अपने लोगों को बिठा रहे। इसकी सबसे बड़ी नाराजगी आंध्र प्रदेश में, और शायद इसीलिए आपको ये नंबर दिखेगा। हकीकत यानी जिस टीडीपी की वजह से कभी नुकसान हुआ था हर्षवर्धन जी भारतीय जनता पार्टी को, आज वही टीडीपी उन्हें उभार कर लेकर आ रही है। और जहां जीरो थे वहां देखिए कितना बड़ा मार्जिन मिल रहा है, 19 से 23 सीट। असेंबली इलेक्शन भी एनडीए जीत रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो हो सकता है असेंबली में इतना क्लीन स्वीप ना हो, क्योंकि वो एक अलग माइक्रो लेवल पे होता है। लेकिन वहां भी है कि आप उलटफेर देख सकते हैं कि वहां भी टीडीपी सरकार बना रही है। देखिए, आंध्र में हमेशा से ये रहा, देखिए कभी भी टीडीपी कमजोर नहीं रही है। अगर आप उसके वोट शेयर देखेंगे तो अगर 43 के आसपास वाईएसआर का वोट शेयर रहा है, तो 40% के आसपास टीडीपी का भी वोट शेयर है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसका वोट शेयर बिल्कुल ही जनरल हो जाए। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो आपने देखा वो 8 ऐसी सीटें थी जो टीडीपी को नुकसान हुआ था पवन कल्याण की पार्टी की वजह से। वो 8 सीटें टीडीपी जीत सकती थी, और वो 8 सीटें, उसके बाद बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे जो इनका अपना वर्चस्व वाले, वहां पे एकदम जबरदस्त माहौल है। इसके बाद आप इमेजिन कीजिए, जहां से आते हैं वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष, जहां से आते हैं वहां भी कोई भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमने को वोट दिया है। यानी सही पार्टनर का चुनाव कैसे, लेकिन ये याद होगा बहुत सारा कि जब हम कहानी कुर्सी की करते हैं तो मैंने तब भी कहा था कि 15 सीटें ऐसी हैं जो कि टीडीपी जीत सकती है वहां पर। तो हर्षवर्धन जी, उसके बाद एनडीए स्वीप आंध्र प्रदेश में। देखिए, मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि चावल पक रहा है तो दाना निकाल के करते हैं, पूरा चावल तो पलटते नहीं है। आंध्र प्रदेश के ये आंकड़े मैं फिर से दोहरा रहा हूं। इसका मतलब कि 400 पार का नारा हवा हवाई नहीं था। प्रधानमंत्री ने जो बोला, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी लास्ट मिनट तक स्ट्रेटेजी नहीं तय कर पाई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। जगन मोहन के साथ जिस तरह से, जिसको हम कहते हैं ना कि पार्लियामेंट्री कंपल्शंस जो होते हैं बिल पास कराने के लिए, दूसरी चीजों के लिए जितनी जरूरत थी, उस तरह से बीजेपी की यूनिट वहां एग्रेसिव नहीं हो पाई थी। और अगर यह नतीजा आता है तो निश्चित तौर पर ये जो अलायंस है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन बड़ा मुद्दा वहां क्रिश्चियन कन्वर्जन का है, ईसाई मतांतरण वहां बहुत बड़ा मुद्दा था। ये जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर ये ढेर सारे ऐसे आरोप लगे थे, तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को लेकर बहुत से आरोप लगे थे। इसका मतलब कि वो सब काम कर रहा है। और इसमें असली खबर पढ़िए, भावेश जी कह रहे हैं शून्य कांग्रेस आंध्र प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी अब इसको पढ़िए, यहां से पढ़िए तो समझ में आएगा। ये जो 3 से 4 सीटें देवेंद्र, क्या इसमें विजयवाड़ा, वाइजैग हो गई और तिरुपति। अगला सीट पे जाते हैं। तेलंगाना के नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा तेलंगाना की टैली हमारे सामने अब आ रही है। तेलंगाना के नतीजे आपके सामने होंगे। सौरभ, मेरे हाथ में पर्ची अब। जी हाँ, तेलंगाना के नतीजे व्यूअर्स देखिएगा। 17 सीटें तेलंगाना में 4 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, 8 से 10
8 से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर जीत सकती है, मतलब डबल कर सकते हैं अपने नंबर्स को। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में 6 से 8 राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को मिल सकते हैं। बीआरएस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम की 1 सीट पक्की है हैदराबाद वाली। देखिए जो बीआरएस है वो 0 भी हो सकते हैं, एक मेढक सीट है वहां पे उनका थोड़ा बहुत फायदा है, पर वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट वहां पे चल रहा है, वो सीट बीजेपी भी जीत सकते हैं। इसलिए ये बीजेपी का आप 8 से 10 ही समझिए, 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी और आगे जा सकती है। यहाँ पे एक ऐसा राज्य जहां सरकार है कांग्रेस की, संजीव जी, वहां भी बीजेपी अच्छा कर रही है, और वो भी सीटें बढ़ा रही रेवंत है। रेड्डी बहुत ही प्रॉमिसिंग फेस, इतना लोकप्रिय चेहरा, उसके बाद ये आंकड़ा है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन मेरे गले नहीं उतर रहा ये आंकड़ा तेलंगाना का। मेरे हिसाब से 8 से 9 सीट वहां कांग्रेस लाएगी और 7 के करीब सीट बीजेपी, बीआरएस 0 और ओवैसी अपनी सीट जीत जाएंगे। नंबर 1 पार्टी कांग्रेस होनी चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। भावेश कह रहे हैं नंबर 1 पार्टी अगेन बीजेपी को तो आप भी मान रहे संजीव जी हैं। भी वही कह रहे हैं ना, अगर रीजनल प्लेयर पूरी तरह से आउट हो गया तो ये तो आमने सामने का मुकाबला हुआ, तो 8-10 इधर या 6-7 इधर, वो तो नंबर वही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई वहां बीजेपी और कांग्रेस की है, और जिसको हम लोग कह रहे थे शुरू से कि नंबर आएंगे कहां से, नंबर आते हुए दिख रहे हैं उन राज्यों से जहां बीजेपी यानी बीजेपी को जो उम्मीद थी तेलंगाना को लेकर, जो इतनी बुलिश थी, वो सही साबित हो रही है। 4 से बढ़ने वाले तो दिख रही थी बीजेपी स्पष्ट, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 1 पार्टी कांग्रेस रहेगी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी हमेशा बेहतर प्रदर्शन करती रही है। अगर पिछला चुनाव भी देखोगे 2019 का, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी 3 गुना तेलंगाना में हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस था वहां पर। और जब तय हो गया था कि अब बीआरएस वहां खत्म हो रही है, उसका बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रियता पे हो रहा है। मुझे लगता है कि आज भी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी और 7 सीटें वहां पर कांग्रेस जीतेगी, 1 सीटें ओवैसी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, तेलंगाना में, सॉरी। और अब तेलंगाना की बात के बाद कर्नाटक की बात हो जाए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं समीर जी। कर्नाटक दक्षिण का दूसरा ऐसा राज्य जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने जा रहा है, यानी कि रीजनल प्लेयर्स यहां पर कमतर साबित होने जा रहे हैं। कर्नाटक की रीजनल पार्टी जेडीएस यहां बीजेपी के साथ अलायंस में है। क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? वो कले का वोट ज्यादा असरदार होगा या रेवन्ना के टेप में ज्यादा असर है? ये आंकड़े आपके सामने। कर्नाटक की 28 सीट में से 18 से 22 सीट बीजेपी के पास। जबरदस्त परफॉर्मेंस बीजेपी का। कर्नाटक की क्या हम जब शुरू में बात कर रहे थे, कुछ ऐसा कह रहे थे कि कर्नाटक में लॉस होने जा रहा है? ऐसा लॉस तो हो ही रहा है, लॉस हो रहा है, 26 है, ऐसा नहीं। देखिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, देखिए कांग्रेस का वैसे 7-8-10 सीटों पे लगभग फाइट में है कांग्रेस। यदि उनका जो गारंटीज है, जो उन्होंने बस फ्री किया, वो यदि चल जाता है तो शायद वो अपर लिमिट पे जा सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे उनका जो स्ट्रांग होल्ड है, जो बैंगलोर रूरल की सीट है, पूरी गुंजाइश है कि बैंगलोर रूरल की सीट डीके शिव कुमार के भाई हार रहे हैं। डॉक्टर मतलब जो पूरा पोल मैनेज कर रहा है उन्हीं के भाई हार रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत पूरी गुंजाइश है। इनफैक्ट पूरी गुंजाइश ये भी है कि गुलबर्गा की सीट भी कांग्रेस हार सकती है वहां पे, क्योंकि दलित और लिंगायत के बीच में जो कुछ पिछले कुछ दिनों वहां पे जो फाइट हुआ था, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे, उसके वजह से देखिए वहां पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे की सबसे बड़ी यूएसपी थी, वो अपने लिए लिंगायत और दलित दोनों वोट जुगाड़ करते थे। लेकिन ये सब जो प्रॉब्लम शुरू हुई, उसके बाद लिंगायत पूरी तरह उनसे टूट गया। तो संभव है कि वो सीट फिर से एक बार, पिछली बार भी हार गए थे, संभव है कि फिर से इस बार वो सीट हार जाए। कर्नाटक वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये ज्यादातर लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, नुकसान हो भी रहा है। लेकिन आप देखिए इतना बड़ा नुकसान, एनडीए 26 था पिछली बार 28 में से, भावेश कह रहे हैं कि वो 24 तक जा सकता है, 20 से 24 हो सकता है। 6-8 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में हो सकता है। 20 ज्यादा रियलिस्टिक है सौरभ कि 20 से 21 सीटें रहेंगी, 4-5 का नुकसान वहां पे लगभग। मतलब ग्राउंड से अगर आप फीडबैक जो लिया गया है बीजेपी के भीतर भी, उसमें यह माना जा रहा है कि 4 से 5 सीटों पर उसमें नुकसान है। लेकिन विधानसभा चुनाव से जो इसे जोड़कर देख रहे थे, उनके लिए मुसीबत ये थी कि वो ये नहीं मान के चल रहे थे, ये नहीं समझ पा रहे थे कि विधानसभा चुनाव में लिंगायतों की नाराजगी चरम पे थी बीजेपी से। येदियुरप्पा के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया था, भले ही येदियुरप्पा को अपने साथ रख लिया, लेकिन वो मैसेज नीचे तक था। कई बैठकों में, लिंगायतों की बैठक में येदियुरप्पा रोए थे, और उनके रोने के बाद उनके लोगों के भीतर क्या आक्रोश था समझा जा सकता है। तो विधानसभा में उसका असर हुआ था। इस बार येदियुरप्पा के बेटे प्रदेश अध्यक्ष है, तो येदियुरप्पा ने पूरी ताकत लगा रही थी, लिंगायतों ने एकदम थोक में वैसे ही वोट किया जैसा वो करते रहे। नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में भी उतने ही पॉपुलर थे। कई सारे लोग उस समय उनको चुनाव में मिलते थे जो ये कहते थे कि वोट कांग्रेस को देंगे, लेकिन जब लोकसभा की बारी आएगी तो मोदी को देंगे। तो ये दोनों फैक्टर मिल जाने के बाद नुकसान काफी कम हुआ, लेकिन 5 सीटों का नुकसान। अच्छा राहुल जी, आप अपना आंकड़ा बता दीजिए। 18-22 से देखिए, मैं अभी भी आप मानता हूं कि कर्नाटक में जो है वो बीजेपी को नुकसान होगा,
और 8 से 10 सीटें ऐसी है जो कि कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस जीत के जाएगी। अब आप उसको रेवन्ना की असर कर लीजिए, क्योंकि 14 सीटें उस जो कांड था उसके बाद हुई थी, उसके बाद उसका इलेक्शन हुआ था। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये जो भावेश ने कहा कि डीके शिव कुमार अपना इलेक्शन हार जाएं या ऐसा, डीके सुरेश सॉरी, अपना इलेक्शन हार जाएं और उसके बाद कुछ हो जाए। देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। उत्तराखंड में जो है बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना चुनाव हार गए थे, पर बीजेपी जीत गई थी। मतलब राहुल जी आप ये कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा 18 से 22 से और कम हो सकता है? मुझे लगता है ये और से कम होगा। 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जो कि बीजेपी का कम होगा या पूरा एनडीए? बीजेपी का कम होगा ना, बीजेपी 18 से 22। कर्नाटक में तो बीजेपी और अपर लिमिट तो 8 तो बताइए हो ना, अपर लिमिट 8 है। 2-3 और सीटें हैं जहां पे बहुत सारे क्लोज फाइट है, लेकिन बीजेपी के अच्छा, पास ये प्रज्वल रेवन्ना वाली सीट का क्या होगा? वहां पे एज है इनके साथ। शायद ये मामला उसके बाद आया था, उसके बाद वहाँ वोटिंग हुई थी। नहीं, यहाँ उससे पहले दिल्ली आ में बैठे चुका हुए था। लोगों के लिए नई बात है, लेकिन मैं कर्नाटक में बहुत काम करता था, मुझे पता है 4-5 साल पहले कांग्रेस की मीटिंग में ये बात उठी थी कि इसको कब उठाया जाए, और जब ये मामला उठी थी तब कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस था, तो इसीलिए ये बात सबको पता है कि ये सारा कब किसने क्या किया है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट है कर्नाटक में। नीचे ओवरऑल टैली भी देख लीजिएगा आप लोग। 49 से 55 तक 70 सीटों का सर्वे आपके सामने रखा है अभी तक एग्जिट पोल का। 70 में से 49 से 55 एनडीए जाता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। 11 से 13 इंडिया गठबंधन को, 4 से 6 और दलों को या चलिए इंडिपेंडेंस। केरल की बात कर लेते हैं और केरल के आंकड़े आइए सामने रख देते हैं। यहाँ पर भी जो फाइट है, यहाँ वायनाड सीट भी आती है राहुल गांधी की। यहाँ दो बड़े धड़े हैं, यूडीएफ और एलडीएफ। आइए जल्दी से इसका आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 0 थी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, है वो 0 से कितनी बढ़ रही है आपके सामने हम रखते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी 1 से 3 सीटें केरल में हासिल कर सकती है। यूडीएफ यानी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है 13 से 15 सीटें और एलडीएफ 3 से 5 सीटें। यहाँ आप देखिए बड़ी बात यह है कि बीजेपी केरल में 0 थी, लेकिन बीजेपी यहाँ खाता भी खोल सकती है और 1 से 3 सीटें यहां पर हासिल कर सकती है। ये नतीजे शायद खुद बीजेपी भी इस तरह का एक्सपेक्टेशन केरल से तो कम से कम शायद नहीं कर रही हो। जब हमने ओपिनियन पोल इसके रिलेटेड किया था मार्च महीने में, तो बहुत सारे लोगों को ये अंदेशा था कि शायद ये संभव हो नहीं। देखिए अभी भी है कि भाजपा हो सकता है 0 पे आ जाए, लेकिन त्रिशूर की सीट है जहां पे सुरेश गोपी चुनाव लड़े, वहां पे बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी और संभव है कि वो सीट जाए। तिरुवनंतपुरम सीट हर बार वो फाइट में रहते, पिछली बार भी, उससे पहले भी बहुत मुश्किल से शशि थरूर चुनाव जीते हैं। तो इस बार बीजेपी के साथ शशि थरूर निकाल रहे हैं, हार रहे हैं? नहीं हार रहे इस बार, मतलब संभवतः हार है। देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता तो मोमेंटम के साथ प्रिडिक्ट किया जाता है, लेकिन संभव नहीं है कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन 2-3 और ऐसी सीटें हैं वायनाड बड़ी जीत ले रहे हैं राहुल गांधी, वायनाड बड़ी जीत ले रहे हैं, बहुत बड़ी क्लियरली जीते, इसमें कोई आश्चर्य हो कि हार जाए। ये बीजेपी को आपने 3 सीटें कौन सी दी हैं? त्रिशूर 2 ही सीट है, 1 से 3 रेंज में दिखाया है, और जो सीटें बीजेपी अपने लिए देख सकती है वो एक अटिंगल और पथानमथिट्टा पे उनका थोड़ा बहुत है। देखिए 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी बहुत ही जबरदस्त चुनाव लड़ रही है। वहां पे पथनमथिट्टा की सीट एक है, अलापुजा की सीट है। देखिए जो पथनमथिट्टा की सीट है वो अनिल एंटनी लड़ रहे हैं, एक एंटनी कांग्रेस के नेता, उनके बेटे लड़ रहे हैं। अलापुजा की जो सीट है वो शोभा सुरेंद्रन लड़ रही हैं, उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष भी है। तिरुवनंतपुरम की राजीव चंद्रशेखर, उनको स्पेशली भेजा गया था, तो वो देखिए इस सीट पे पहले भी वो राजगोपाल जब चुनाव लड़े थे तो अच्छा खासा उन्होंने चुनाव लड़ा था और काफी ज्यादा जो वोट हासिल किए थे। त्रिशूर की जैसे उन्होंने, सुरेश गोपी जो हैं एक्टर हैं और उनका प्रभाव वहां पर है। उसके बाद अतिंगल और पलक्काड, ये ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी को लगता है कि वो यहाँ पर अच्छा कर सकती है। अब इसमें से एक इसमें अब मेरा एक इंटरेस्ट ये आ गया है कि वायनाड बहुत बड़ी जीत आने वाली है। अब यूपी वाला जब पर्चा खुलेगा, रायबरेली में राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, कौन सी सीट छोड़ने वाले, कौन सी सीट रखने वाले? जीत होती है। अरे देवेंद्र से पूछ रहे थे, देवेंद्र क्या पार्टी ने खुद भी ऐसे नतीजों का इंटरनल अपना असेसमेंट किया? जैसे त्रिशूर के उदाहरण ले लें कि त्रिशूर में बीजेपी को तभी जीत हासिल हो सकती है जब वहां पे जो 60,000 क्रिश्चियन वोट हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें। और केरल जैसे राज्य में जहां पर डिवीजन बहुत स्ट्रांग होता है, 60,000 की संख्या बहुत बड़ी है, वो संभव नहीं है कि उस तरह से लेना। और वो ट्रांसफर हुआ भी नहीं वोटिंग के बाद। शशि थरूर को हराना नहीं, शशि थरूर वाले नहीं है। आटिंगल सीट एक अच्छी सीट जरूर है, लेकिन वहां भी जीत तक पहुंच पाए अभी तक वैसा। बीजेपी कौन सी सीट पर मान रही है कि वो फाइट में अच्छा चुनाव लड़ रही है? आटिंगल और त्रिशूर अच्छा मान रही है, लेकिन जीतने तक अच्छा मान रही है वैसा नहीं। यानी 1 से 3 बीजेपी को भी उम्मीद नहीं है? नहीं।
वो चलिए, सरप्राइज भावेश ने कुछ उम्मीदें जगा दी हैं। हाँ, वो अगर आया, एक भी सीट अगर आ गई तो खुशी होगी। पार्टी के लिए भी सरप्राइज उन्होंने होगा। सर्वे किया ग्राउंड पर, भावेश कह रहे हैं कि केरल में खाता खुलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का इस बात। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन सारी की साथी उनकी जो जितनी भी सीटें होंगी एक साथ जोड़ी जा रही है। लेकिन सौरभ, दक्षिण से हमेशा जो है कांग्रेस के लिए फायदे की अच्छी खबर ही आती है, और अभी इंडिया गठबंधन के लिए कम से कम ये तस्वीर थोड़ी राहत भरी होगी, क्योंकि दक्षिण से जो आ रही है, देखिए ना, 51, 57, 29, 32, मतलब वो फिर से मतलब अपने आप को मान रहे होंगे फाइट। ये तस्वीर तो यूं ही थी। दक्षिण से ही तो सारी सीटें आई थी। 15 सीटें तमिलनाडु तो बाकी है। 15 सीटें तो बाकी है। केरल में वैसे मिली थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर तिरुवनंतपुरम की सीट, उस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो जो आरोप लग रहे थे ना कि भाई राजीव चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहे थे, ये शशि थरूर कम्युनिस्ट नेता की बात कर रहे थे, कम्युनिस्ट नेता कह रहे थे कि हमको हराने के लिए ये सब लड़ गए हैं, सांप्रदायिक ताकतों से तो हम लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका नुकसान होगा। और कमाल की बात यह है कि अनिल एंटनी की वजह से, जो ए.के. एंटनी के बेटे हैं, जो पतनमतिट्टा से लड़ रहे हैं, पहली बार जो वहां के चर्च के सबसे बड़े, जिनको कहते हैं ना कि उस डायसिस के जो थे, पहली बार उस चर्च के भीतर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई है। ये मैं आपको बता दूं, कितने वोट जाएंगे ये हम एसेस नहीं कर सकते। हम जब कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो अब बात तमिलनाडु की हो जाए। दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु, जहां बीजेपी अभी 0 पर है। नरेंद्र मोदी ने अगर किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया है तो वही राज्य तमिलनाडु है। और इस वक्त आज तो हमने तस्वीरें देखी, पूरे देश ने देखी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। एक बार अब जरा आंकड़े तमिलनाडु से हम देख ले। 2024 के चुनाव का एग्जिट पोल क्या कहता है? बीजेपी 5 से 7 सीटें तमिलनाडु में ला सकती है। डीएमके सबसे बड़ी पार्टी 16 से 18 सीट, कांग्रेस 6 से 8, एआईएडीएमके 0 से 1। भावेश, बड़ी बात यह 0 से 5 से 7 जा रहे हैं। भावेश, देखिए, जितनी भी सीटें हमने पहले ओपिनियन पोल में किया था, उससे कहीं ज्यादा जाके तिरुनेलवेली और तेनकासी में बीजेपी का एज दिख रहा है। इसके अलावा भी 3-4 ऐसी सीटें जहां पे बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। एक जो चेन्नई साउथ की सीट है, जहां पे तमिल सौंदर्य चुनाव लड़ रही है। एक और सीट है जहां पे थेनी, जहां पे इनके जो एलाइज पार्टनर है वो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। उसके बाद धर्मपुरी जो है वो वहां पे चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 10 सीटें अपना चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, सबको बहुत ये क्लोज फाइट है। ये मैं सस्पेंस फिर कहूं, देखिए, बहुत क्लोज फाइट है वहां, लेकिन लग रहा है कि उनके पास एज है। लेकिन बीजेपी 7-6 सीटें पे एज है बीजेपी के पास, 2 इनके अलायंस के पास एज है। तो 8 सीटें के आसपास एनडीए दिख रहा है वहां पे। संभव है कि 2-3 5 से 7 सीटें भावेश आप दे रहे हैं तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, मतलब तमिलनाडु का कोड क्रैक कर लिया बीजेपी ने। नहीं, फिर तो ये आप समझिए कि जो बार बार कहा जा रहा था ना, जिसको अन्नामलाई पहली बार बोले कि हम ये जो सनातन का नाश करने वाले हैं, इनका नाश कर देंगे। तमिलनाडु की राजधानी में 1967 के बाद से द्रविडियन पॉलिटिक्स के सामने नेशनल पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टी थी वो शून्य रहा करती थी। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ने उस स्पेस को गेन किया है, जिस नेशनल ऑल्टरनेटिव की बात, और जो मैं कई बार बात करते हुए हम लोग कहानी कुर्सी की, मैं बार बार ये कहता रहा कि दक्षिण भारत दिल्ली की तरफ मुंह करके देख रहा है, राष्ट्रीय राजनीति की तरफ मुंह। और शायद प्रधानमंत्री ने उसकी कोशिश भी की, राहुल महाजन जी, चाहे वो सिंगुल की स्थापना में बुलाना हो या फिर आप राम मंदिर प्रतिष्ठा के दौरान जिस तरह से तमिलनाडु के तमाम मंदिरों में जाना हो, या आज कन्याकुमारी में ध्यान करना हो। देखिए, प्रधानमंत्री ने जरूर कोशिश की है, लेकिन उनको जो अन्नामलाई है उनके रूप में एक ऐसा व्यक्ति दिखा जो कि सच में वहां पे टर्न अराउंड कर सकता है। आप इसको इस तरह से देखिए, जो एन मक्कल उन्होंने यात्रा निकाली थी, उसमें उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। लोग उससे जुड़े थे। पहली बार ऐसा लगा था कि बीजेपी के साथ लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। ऐसा वहां पे जो है मतलब इस तरह के फीलर्स आए थे। तो उसके बाद ये रीजनेबल है आपके लिए 5 से 7? मुझे नहीं, मैं 1 से 3 क्योंकि बीजेपी भी खुद अपना फेमस 5 पे ही बेट कर रही थी। आपको क्या ठीक लग रहा है? थोड़ा उत्साह तमिलनाडु का बीजेपी भी कह रही थी 5 पे बुलिश थी। मुझे सॉरी, ठीक नहीं लग रहा। शायद संजीव जी बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता तमिलनाडु में 6 से 7 सीट्स आ सकती है, क्योंकि मेरा शुरू से मानना रहा है कि तमिलनाडु में इस बार उनका मत प्रतिशत बढ़ेगा। पहली बार उसको उपजाऊ जमीन बनाने की कोशिश है, लेकिन वो कोई एक आध सीट कमल के खिलेगा अलावा या नहीं? एक आध सीट पे बीजेपी जीत सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 6 से 7 सीट्स ले। मुझे लग रहा है मेरा आकलन है। कितनी उपजाऊ जमीन बनेगी देवेंद्र? क्या असेसमेंट बीजेपी का? इसका मतलब ये है कि एआईडीएमके का पूरा जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हो रहा है।
कांग्रेस का और डीएमके में बहुत ज्यादा वोट शिफ्ट नहीं हुआ है। एआईडीएमके वहां बहुत कमजोर हो गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा था, तो उसका बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो रहा है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी वहां 3 से 4 सीटें जीतती हुई दिख रही है। अब देवेंद्र, कौन सी सीटों पर असेसमेंट चल रहा है, सीट वाइज थोड़ा बता दीजिए। और बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो तमिलनाडु में एम्बिशियस एक्सपेक्टेशन जो है उनका वो 2 से 3 सीट का ही है, वहाँ अच्छा लड़ने के हिसाब से है। और जो इशूज़ को इन लोगों ने टैकल किया वहाँ पे ग्राउंड पे, तो उसमें पार्टी की पूरी ये कोशिश थी कि अन्नामलाई जिस चेहरे को लेके आगे बढ़ते हैं, गवर्नेंस वाले चेहरे को लेके, और नरेंद्र मोदी जो डिलीवरी करते हैं, चाहे बेनिफिशियरीज की बात कर लें या तमिलनाडु में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है सर अब इस बार के चुनाव में बीजेपी को लेके, कि जो भी प्रोजेक्ट ये शुरू करते हैं बहुत टाइमली पूरा करते हैं। तो इस गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट के द्वारा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और तमिलनाडु के सेंटीमेंट जो कि नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया वाला एक सेंटीमेंट वहाँ पे अगेंस्ट काम करता है, उसको चाहे सेंगोल की बात जैसा कि इन्होंने बताया, और दूसरी चीज़ की काशी तमिल संगम, इसके मार्फत अपील करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अभी भी तमिलनाडु में बीजेपी बहुत कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही है और 6 से 7 पे तो बीजेपी के नेता बहुत ही ज्यादा गदगद हो जाएंगे। बीजेपी ने भी खुद के लिए फेमस 5 सीट ही रखी हुई थी कि आपने तो 3 और दिल खोल के रेंज में बढ़ा दिए हैं। देखिए आपने तेलंगाना में भी कर लिया, केरल में भी कर लिया। कहता हूँ सर्वे जो होता है वो ग्राउंड पे होता है, मैं कोई सीटें अपने मन से नहीं देता। देखिए हम लोग तमिलनाडु के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे बात करें, डिवीजन पॉलिटिक्स वहाँ पे संकुचित होता जा रहा है। 40% के आसपास अब है वो वहाँ पे खुला हुआ है, लगभग 60% के आसपास डिवीजन पॉलिटिक्स बची हुआ है, वो धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। और दूसरी बात, जब हम कहते हैं हिंदुत्व की पॉलिटिक्स वहाँ नहीं चलते, आप जयललिता की पार्टी के जब वो जिंदा थी उनके पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उनके मैनिफेस्टो में बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वहाँ पे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चलती है। इसीलिए अन्नामलाई इतने बड़े हीरो बन के घूम रहे हैं और शायद बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मौका है, यदि संगठन अपना मजबूत कर बीजेपी बहुत अच्छा। स्टालिन ने जो बयान दिया उसका असर है, जो हिंदुत्व को लेकर आप बात कर रहे हैं। देखिए स्टालिन अपने वोटर्स के लिए वो बयान देते हैं, वो सूट करता है, लेकिन बीजेपी के जैसे मैंने कहा ना, वहां पर लगभग 40% ऐसा वोट है जो डिवीजन पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर दक्षिण से ये नतीजे आ रहे हैं तो फिर तो 400 पार का नारा जो है वो भी करीब करीब होता हुआ जा रहा है। मैं अभी सर आपको पुडुचेरी बता सकता हूँ, पुडुचेरी की सीट देख लीजिए जरा आप लोग। पुडुचेरी की सीट पौंडीचेरी कहते थे हम लोग पहले, ये जा रही है एनडीए के खाते में। पौंडीचेरी कौन लड़ रहा है? पौंडीचेरी कौन लड़ रहा है? बीजेपी लड़ रही। हाँ बीजेपी वहाँ पे उनके अलायंस की सरकार है, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि उनको सीट दिया। वहाँ पे अलायंस पार्टनर वहाँ पे सरकार में भी बीजेपी है और कैंडिडेट बहुत अच्छा है, तो संभव है कि बीजेपी ये सीट निकाले। हालांकि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बहुत बरसों तक वहाँ पे सत्ता में रही है, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव वहाँ लड़ रही है। तो देखिए साउथ की सीटों में आंध्र प्रदेश में एनडीए 19 से 23 स्वीप आंध्र प्रदेश भारतीय एनडीए कर सकता है। बीजेपी की अपनी सीटें आ रही हैं आंध्र प्रदेश के अंदर भी। तेलंगाना में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, ये हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। 8 से 10 सीटें 17 में से, कांग्रेस को 6 से 8, एमआईएम 1 सीट जीत सकती है यहां पर। अगर कर्नाटक की बात करें जहां सबसे ज्यादा नुकसान की बात कही जा रही थी, महाराष्ट्र की बात, तो उन 28 में से बीजेपी एनडीए जो है 20 से 24 सीटें ला सकता है। जेडीएस और बीजेपी मिलकर 20 से 24, 28 में सीटें जीत सकता है। और इंडिया गठबंधन 4 से 8, केरल में 1 से 3 भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ, और 17 से 19 इंडिया गठबंधन, मतलब लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी जो लड़े एक दूसरे के खिलाफ लेकिन जुड़ेंगे एक साथ इस टैली के अंदर। और तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार सरप्राइज आपको बहुत ज्यादा कर सकती है। 5 से 8 सीटें तमिलनाडु के अंदर बीजेपी अपने दम पर जीत सकती है, ये हमारा एग्जिट पोल कह रहा है, इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल। 39 में से पुडुचेरी की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन तमिलनाडु में 30 से 34 सीटें जीत सकता है, यानी सबसे बड़ा चंक जो है इंडिया गठबंधन के लिए वो तमिलनाडु से है। ये जो टैली है उसके बाद तो ये लड़ाई तो बराबरी की दिखाई दे रही है। ये आपने साउथ से शुरू किया और साउथ में भी गेन हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए कि अगर इसको मैं भाई बात पूरी कर लेती अपनी। एनडीए 57 से 65, इंडिया अलायंस की बात करें ये भी 59 से 66 के बीच में, तो दक्षिण में लड़ाई बराबरी की है। बीजेपी गेन करती हुई दिखाई दे रही है, बेहतर पे बेहतर होती जा रही है। ये टैली बड़ी क्लियरली बता रही है। अब इस ओवरऑल टैली पर एक एक कमेंट ले लेते हैं। संजीव जी, सबसे पहला कमेंट आपका। 57 से 65 सीटें अगर दक्षिण से बीजेपी लेकर आ रही है तो आगे फिर कहां तक जाएगी? अगर ये फिगर्स सही हैं, जब तो बड़ी स्वीप की तरफ बढ़ रही है बीजेपी, लेकिन मेरे गले नहीं उतर रहे फिगर्स क्योंकि मुझे लग रहा है एग्जैजरेटेड है। भावेश को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, अच्छा दोस्त है मेरा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है इन चीज़ों में, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस दक्षिण में अगर है तो फिर पूरा इलेक्शन ही नो कंटेस्ट। कितनी सीटें आप इसमें से घटाएंगे एनडीए की टैली में से? मैं भूल गया कितनी घटाऊंगा। तेलंगाना के अंदर जैसे मैंने कहा था, मेरे हिसाब से 6-7 होंगी बीजेपी, शायद ये 8 से 10 दे रहे हैं, तो 3-4 वहाँ कम हो जाएंगी।
आंध्रा में तो 2-3 ही दे रहे थे आप, कर्नाटका में बहुत फर्क है। कर्नाटका में बहुत ज्यादा बीजेपी को दे रहे हैं। नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आपने एग्जैक्ट 20 से 24 20 से 22 20 से 24 मुझे नहीं लगता इतनी आ सकती है। मैंने कहा था कम से कम 10 सीट्स का लॉस होगा मिनिमम कर्नाटक में। मैंने आपको कहा था कि यदि वहां पे उनका गारंटी चलता है तो कुछ सीटें बीजेपी और लूज कर सकती है। भावेश, आपके नंबर तो आप दे ही चुके हो, मैं तो मेरा बता रहा हूँ कि क्यों मुझे लग रहा है कि ये कहाँ कम होंगे जो उसने पूछा। समीर बट गुड लक। देखिए मुझे लगता है कि साउथ सबसे कमजोर कड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की अभी तक के चुनाव में। अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में प्रदर्शन कर रही है, भले ही आंध्र प्रदेश में तेलुगु टीडीपी के साथ गठबंधन में करे, केरल में कुछ सहयोगी दलों के साथ करे, तमिलनाडु में अपने दम पर कर रही है, तो मुझे लग रहा है अगर ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का कंटिन्यू अगर साउथ में इस तरह से प्रदर्शन कर रही है तो नॉर्थ में तो भारतीय जनता पार्टी का तो मतलब बिल्कुल सिक्का तो चलता है। विपक्ष को तो मुंह मुझे लग रहा है कि फिर देने भारतीय की जनता पार्टी अकेले ही 336 सीटें पे पहुंच जाएगी बिना किसी गठबंधन के सहयोग के। अगर फिर एनडीए को पकड़ेंगे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 370-375 पे पहुंच जाएगी। मैं कह रहा हूं अगर हम संजीव जी की बात को भी मान लें कि वो 4 तारीख को उसके आसपास रहता है, जहां संजीव जी कह रहे हैं तो इसमें से आप 10, 12, 15 सीटें और कम कर दीजिए, दक्षिण में इतना नहीं भी आएगा एनडीए का, तो फिर ये तब भी देखना इंटरेस्टिंग है कि नॉर्थ में कितना गेन हो रहा है, वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में कितना गेन करेगी, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, उड़ीसा में। ये 2 राज्य बताए गए जहां सबसे ज्यादा गेन्स होंगे बीजेपी के लिए, वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन साउथ में एनडीए अच्छा कर रहा है, जाहिर है कि वह इंडिया गठबंधन बेटर करेगा, वो दिख रहा है उसमें। तमिलनाडु में बहुत बड़ा मैसिव गैप है दोनों गठबंधनों के बीच में। 130 ये वो सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सिर्फ 30-31 सीटों वाली पार्टी है। इसको आप जरा समझिए। और ये मैं कभी नहीं मानता, ये हमेशा ये कहा जाता है, हमको भी मतलब केरल में कोई कहे कि जीत जाएगी तो हमको भी नहीं दिख रहा है, वो 2-3 सीटें हैं लेकिन उसमें भाजपा जीत जाएगी वहां का समीकरण नहीं बताता है। तमिलनाडु में आप कैसे जीत जाएंगे, ठीक है कन्याकुमारी है, चेन्नई साउथ, ऐसी 3-4 सीटें हैं लेकिन जीत जाएंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस की बात करनी चाहिए। राजनीति हमेशा वहीं से समझ में आती है। त्रिपुरा में हम क्या ऐसी कोई बात कर रहे थे क्या? हरियाणा में हम कोई ऐसी बात कर रहे थे क्या? क्या हमें ये कभी कल्पना में था क्या कि गुजरात की 26 सीटें लगातार जीतते हुए चले आएंगे, राजस्थान की 25 सीटें लगातार जीतते चले आएंगे, दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल 62 और 67 सीटें पाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी 7-0 कर देगी। तो मुझे लगता है कि यह भी देखना चाहिए कि भाजपा एफर्ट क्या ले रही। और नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने साउथ मिशन को जिस तरह से किया है वो अकल्पनीय है। आप सोचिए, लोग मजाक बना रहे थे, अरे सेंगोल पे राजनीति कर रहे हैं, अरे ये अधीनम वालों को लेके आए हैं, वो तो जनेऊ भी नहीं पहनते हैं। मतलब उसके बीच में आप गए और वहां आपको एक अन्नामलाई जैसा नेता मिला। आप केरल में जितने तरह के प्रयोग करते हैं सबको भूल गया होगा कि ई श्रीधरन को उन्होंने अपना चेहरा बना दिया था मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी किस शिद्दत के साथ वो कोशिश कर रही है इसकी हम बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस क्या कर रहे हो, कहते हैं हमने यात्रा वहीं से शुरू की थी और यात्रा शुरू की तो जिस पादरी के साथ पहली बातचीत की उसने कहा कि हम जूता इसलिए पहनते हैं कि भारत माता। केरल, आंध्र, तमिलनाडु में नंबर बीजेपी को आ सकता है ना। हम जो एकदम से खारिज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और अगर 30 से 57 से 65 जा रहा है तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर 42 पे भी आंकड़ा टिकता है तो प्रचंड बहुमत की ओर जा रहे हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि देश उस राजनीति को पसंद कर रहा है जिसको बार बार ये कहा जाता है कि अरे ये कर क्या रहे हैं,